शूटिंग के दौरान इस्तेमाल किया गया कैंसर का वो नकली डायग्नोसिस मैं घर ले आया। मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ लू रुआन, जो हमेशा मुझसे दूरी बनाकर रखती थी, डिनर के दौरान अचानक पूछ बैठी, तुम्हारे पास कितने महीने बचे हैं? मैंने सोचा वो हमारे 5 साल के शादी के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है, तो मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, थोड़ा सा, 1 महीना बाकी है। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप हो गई। कुछ समय बाद जब मैं चुपचाप विदेश चला गया था ताकि नया साल सुकून से बिता सकूं, तब एक दोस्त से सुना कि लू रुयन अपने बीमार पति को पागलों की तरह ढूंढ रही है। वो चाहती थी कि उसे ढूंढा जाए, जिंदा या मुर्दा कोई फर्क नहीं, जरूरत पड़ी तो वो जमीन भी खोद डालती। मैनेजर ल्यू, खाना तैयार है, हम खा सकते हैं। लेकिन ल्यू रुयन अभी भी उसी कैंसर डायग्नोसिस में खोई हुई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ शूटिंग का एक प्रॉप था। वो जैसे ही होश में आई, सामने मेज पर 3 डिश और एक सूप रखा था, सब कुछ लू रुयन की पसंद का। लेकिन आज उसका खाने में जरा भी मन नहीं था। उसने बस 2-3 कौर खाए, फिर मेरी तरफ देखते हुए पूछा, कितना समय बाकी है? मैं थोड़ा चौंक गया। एक पल सोचा, फिर समझ आया, वो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है। थोड़ा सा, 1 महीना। मैंने फिर वही जवाब दिया। वैसे भी इस दिन के लिए मैं कब से तैयार था। जब हमारी शादी हुई थी तब ल्यू रुयन की सेक्रेटरी ने मुझे साफ साफ चेतावनी दी थी। उसने मुझसे शादी सिर्फ परिवार के दबाव में नहीं की थी। असल वजह यह थी कि मेरा चेहरा उसके वाइट मूनलाइट जैसा था। वो इंसान जिससे वो प्यार करती थी और जो 5 साल पहले विदेश चला गया था। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं बस उसका विकल्प था, और अब वो वाइट मूनलाइट वापस आने वाला था। आज उसने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट की बात छेड़ी, तो जाहिर था वो चाहती थी कि मैं रास्ते से हट जाऊं। मैंने बोलना खत्म किया तो देखा ल्यू रुयन हल्का सा भौहें सिकोड़ रही थी। मैंने मन ही मन आ भरी और कहा, चिंता मत कीजिए मैनेजर ल्यू, समय आने पर मैं खुद ही चला जाऊंगा, आपको किसी परेशानी में नहीं डालूंगा। मैं समझता हूँ आखिर वो इंसान है जिसका आपने 5 साल तक इंतजार किया है। ऐसे में उसके लौटने पर मेरे साथ खड़े रहने का कोई मतलब नहीं। इन सालों में ल्यू रुयन ने मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। शायद मुझे उसे ऐसी मुश्किल स्थिति में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करते हैं मैनेजर ल्यू, मैं जितनी जल्दी हो सके घर छोड़ दूंगा। बस योंगचेन में नया घर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। क्या आप मुझे 3 दिन दे सकती हैं? उसके बाद मैं तुरंत निकल जाऊंगा। तुम्हें इतना जल्दी जाने की इतनी इच्छा है? उसका सवाल अजीब था और उसके चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट भी साफ दिख रही थी। मैं समझ नहीं पाया क्यों। ल्यू रुयन अचानक खड़ी हो गई। उसका चेहरा सख्त हो गया था। मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, यहीं रहो। इतना कहकर वो सीधे स्टडी रूम में चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह उलझा हुआ। ल्यू रुयन आमतौर पर खुद से मुझसे बात नहीं करती। अगर करती है तो जरूर कोई जरूरी बात होती है। आज उसने खुद कॉन्ट्रैक्ट की बात छेड़ी थी। तर्क के हिसाब से वो सब कुछ जल्दी खत्म करना चाहती थी, और मैंने तो खुद ही जाने की पेशकश कर दी थी। तो फिर वो नाराज क्यों लगी? मैंने ध्यान से सोचा और शायद अब समझ आया। आखिर वो एक मल्टी मिलियन कंपनी की प्रेसिडेंट है। कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए बहुत मायने रखता है। शायद वो आखिरी 1 महीने को भी उसी समझौते के हिसाब से पूरा करना चाहती है। वो हमेशा ऐसी ही रही है इन सालों में, चाहे वो मुझसे दूर रही हो, लेकिन उसने कभी अपना वादा नहीं तोड़ा। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को इतना महत्व देती है तो मुझे भी संवेदनशील होना चाहिए। बेहतर होगा मैं जितनी जल्दी हो सके अपने लिए नई जगह ढूंढ लूं। डिनर के बाद घर की सफाई निपटाकर मैं कॉफी टेबल पर रखा एक फोल्डर उठाकर अपने कमरे में चला गया। 3 दिन बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। मुझे जल्दी से स्क्रिप्ट अच्छे से समझनी थी। जैसे ही मैंने फोल्डर खोला, मैं थोड़ा चौंक गया। ये वही डायग्नोसिस था जो मैं अपने साथ ले आया था। असल में ये सिर्फ मेरे किरदार के लिए इस्तेमाल किया गया एक प्रॉप था। शायद सिस्टर डब्लू ने गलती से इसे स्क्रिप्ट के साथ ही पैक कर दिया था। डिनर के बाद मैं डेस्क पर बैठ गया और ध्यान से स्क्रिप्ट पढ़ने लगा। मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ, जो भी करता हूँ पूरी लगन और ईमानदारी से करता हूँ। इस बार सिस्टर गू ने जो रोल मुझे दिलाया था, भले ही वो सिर्फ एक सपोर्टिंग किरदार था और पूरी प्रोडक्शन भी एक लो बजट वेब सीरीज थी, फिर भी मैंने पूरे जोश के साथ उस किरदार की पर्सनैलिटी को समझने में खुद को झोंक दिया। समय तेजी से बीतता गया और देखते ही देखते 9 बज गए। मैंने घड़ी की तरफ देखा, फिर उठकर किचन की तरफ चल पड़ा। ल्यू रुयन एक वर्कहॉलिक थी, खासकर पिछले कुछ सालों में जब से उसने फैमिली बिजनेस संभाला था। वो हर दिन इतनी व्यस्त रहती थी कि कई बार उसे खाने का भी समय नहीं मिलता था। धीरे धीरे इसी वजह से उसे पेट की गंभीर बीमारी हो गई। जब मुझे इसके बारे में पता चला
तो मैंने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। मैंने कई मशहूर पारंपरिक चीनी डॉक्टरों से सलाह ली, ढेर सारी मेडिकल किताबें खरीदी और एक खास तरह का औषधीय दलिया बनाना सीखा जो सच में कमाल का था। जब से लियू रेयान ने उसे खाना शुरू किया, उसकी हालत में काफ़ी सुधार आया। इसलिए हर रात मैं उसके लिए एक कटोरी दलिया ज़रूर बनाता था, चाहे वो घर आए या नहीं, बारिश हो या धूप। 5 साल तक मैंने बिना रुके ये सिलसिला जारी रखा। और अगर एक अच्छे कर्मचारी की बात हो तो मैं खुद को पूरी तरह काबिल मानता था। थोड़ी ही देर में खुशबूदार दलिया तैयार हो गया। मैंने एक बड़ा कटोरा भरा और स्टडी रूम की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही अंदर से लियू रेयान की नर्म और कोमल आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ोन पर थी और उसकी आवाज़ इतनी अलग थी कि यकीन करना मुश्किल था कि ये वही ठंडी स्वभाव वाली लियू रेयान है। तुम उम्मीद से पहले वापस आ रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाऊंगी। मैंने पहले ही कहा है, वो और मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं। इन 3 सालों में मैंने उसे छूने तक नहीं दिया। 2 महीने में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तब मैं उसे सब साफ बता दूंगी। मैं कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा जब तक उसने कॉल खत्म नहीं कर दी। फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उसने खोला तो मैंने शांत स्वर में कहा, प्रेसिडेंट लियू, मैंने टॉनिक तैयार किया है, गरम गरम पी लीजिए, मैं यही रखकर चला जाता हूँ। तभी उसने अचानक पूछा, तुम्हारी कोई इच्छा है? मैं एक पल को रुक गया, फिर हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, क्योंकि मैं जानता था कि लियू रेयान हमेशा से दयालु रही है। बोर्ड संभालने के बाद उसने दर्जनों होप प्राइमरी स्कूल्स बनवाए थे और युनचेंग में एक जानी मानी समाज सेवी थी। शायद अब उसे एहसास हो गया था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। वो मुझे मुआवजा देना चाहती है ना? धन्यवाद प्रेसिडेंट लियू, मैंने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। 5 साल पहले आपने मुझे एक बार में ही 5 मिलियन दे दिए थे और इन सालों में भी आपने मुझे छोटे बड़े कई तोहफे दिए हैं। आप मुझे पहले ही बहुत कुछ दे चुकी हैं। फिलहाल मेरी कोई खास इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपका धन्यवाद। लियू रेयान कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने आगे कुछ नहीं कहा। मैं जैसे ही मुड़कर जाने लगा, उसकी आवाज़ फिर सुनाई दी। मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो इस फील्ड में स्पेशलिस्ट है। उसकी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। खासकर फेफड़ों की बीमारियों के इलाज में वो काफ़ी माहिर है। मैंने पहले ही उससे संपर्क कर लिया है। बाद में मैं तुम्हें उसकी डिटेल्स भेज दूंगी, तुम जाकर उसे दिखा लेना। ये सुनकर मेरे दिल में हल्की सी गर्माहट फैल गई। 5 साल पहले जिस अनाथालय में मैं रहता था, वहाँ अचानक आग लग गई थी। डायरेक्टर शेनान ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई बार आग के बीच जाकर बच्चों को बचाया था। वो बुरी तरह जल गए थे और बहुत ज़्यादा धुआं अंदर लेने की वजह से उनके फेफड़ों में गंभीर बीमारी हो गई थी। मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट उसी वजह से स्वीकार किया ताकि ग्रैंडपा चेन का इलाज करवा सकूं और अनाथालय को दोबारा बना सकूं। ये सब मैंने कभी लियू रेयान को नहीं बताया था। मुझे लगा था उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब लगता है मैं गलत था। शायद उसने चुपचाप इन सब चीज़ों की जांच करवाई थी। धन्यवाद प्रेसिडेंट लियू, मैंने एक बार फिर सच्चे दिल से कहा। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया और एक अच्छा सा नाश्ता तैयार किया। लियू रेयान के जागने का इंतजार करते हुए मैं लिविंग रूम में खड़ा अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस करने लगा। ठीक 8:20 पर लियू रेयान अपने कमरे से बाहर आई, पूरी तरह तैयार, हमेशा की तरह संतुलित और प्रभावशाली। माना पड़ेगा, ये औरत सच में बेहद खूबसूरत थी। वो जो भी पहनती उस पर अलग ही निखार आ जाता। नाश्ता टेबल पर है, माइक्रोवेव में गर्म दूध रखा है, नाश्ते में कई तरह की चीजें हैं, जो पसंद हो वो खा लीजिए। लियू रेयान ने हल्का सा सिर हिलाया और डाइनिंग टेबल पर बैठकर छोटे छोटे नाजुक कौर लेने लगी, जैसा कि उम्मीद थी। एक अमीर परिवार की बेटी होने के नाते उसे बचपन से ही बेहतरीन परवरिश और शिक्षा मिली थी। उसके हर हाव भाव में एक अलग ही शालीनता और नज़ाकत झलकती थी, जो देखने वालों को सहज ही आकर्षित कर लेती थी। लियू रेयान को शांति पसंद थी। ऐसे में उसके सामने अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस करना ठीक नहीं था। मैं जैसे ही अपने कमरे की ओर लौटने लगा, उसने मुझे आवाज़ दी, सुनो, मैंने कल रात तुम्हारे लिए डॉक्टर जियान के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है। वो आज साउथ ईस्ट एशियन हॉस्पिटल में एक एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आ रही हैं। तुम बाद में सीधे उन्हें कॉल कर सकते हो। मैंने सिर हिलाकर उसका धन्यवाद किया। लियू रेयान ने फिर से सिर झुका लिया और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। मैं अपने कमरे में वापस गया और खुद को तैयार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद बाहर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। शायद लियू रेयान ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। तैयार होने के बाद मैं भी बाहर निकला और अस्पताल जाने के लिए टैक्सी लेने लगा। जैसे ही मैंने अपना फ़ोन निकाला, मेरे सामने एक सफ़ेद पोर्श आकर रुक गई। कार की खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई और अंदर से लियू रेयान का खूबसूरत नाजुक चेहरा नजर आया। बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। मैं अच्छी तरह जानता था कि ये कार लियू रेयान के लिए क्या मायने रखती है। उसकी तमाम लग्जरी कारों में से ये सबसे साधारण दिखने वाली थी, लेकिन ये उसके वाइट मूनलाइट की दी हुई बर्थडे गिफ्ट थी। वो इस कार को बेहद खास मानती थी। करोड़ों की स्पोर्ट्स कारों की उसे परवाह नहीं थी।
मगर इस कार को वो इतनी सावधानी से रखती थी कि उस पर हल्की सी खरोच भी उसे मंजूर नहीं थी। और सबसे अहम बात, उसने कभी किसी आदमी को इस कार में बैठने नहीं दिया था, मुझे भी नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट लियू, मैं टैक्सी ले लूँगा। कहीं कार पर खरोंच आ गई या गंदी हो गई तो मैं इसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगा। लियू रुयन की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। मैं कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उसकी ठंडी होती नज़रों के सामने मेरे शब्द खुद ब खुद बदल गए। धन्यवाद। और मैं चुपचाप जाकर कार में बैठ गया। कार के अंदर अजीब सी खामोशी छा गई। तभी अचानक लियू रुयन ने उस सन्नाटे को तोड़ा। उसका सवाल सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गया। तुम्हें कब पता चला? उसकी आवाज़ शांत थी। मैंने सोचा वो ग्रैंडपा चैन के बारे में पूछ रही है, तो मैंने जवाब दिया, 2 साल पहले। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए फिर पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं पूरी तरह उलझ गया। आज वो जितना बोल रही थी उतना तो वो पहले पूरे साल में भी नहीं बोलती थी। लेकिन ये सोचकर कि वो चिंता में पूछ रही है, मैंने कहा, प्रेसिडेंट लियू काम में बहुत व्यस्त रहती हैं, मैं आपको इन बातों से परेशान नहीं करना चाहता था। उसकी आवाज़ में हल्की सी झुंझलाहट आ गई। भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, लेकिन कानून के हिसाब से हम पति पत्नी हैं। तुम्हें ऐसी बातें मुझसे छुपानी नहीं चाहिए। फिर उसने हल्की सी सांस ली और धीरे से कहा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। आधा घंटा बाद मैंने दिल से उसका धन्यवाद किया। लियू रुयन ने बस एक नज़र मेरी तरफ डाली और फिर कार घुमाकर अस्पताल से चली गई। अंदर दाखिल होते ही मैं सीधे तीसरे बेड की ओर बढ़ गया। उस पर एक 60 साल के करीब के बुजुर्ग लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर भीषण आग के निशान। कई बार प्लास्टिक सर्जरी होने के बावजूद वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी साफ समझदारी से लगती थी। आज उनका मूड अच्छा लग रहा था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। आओ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, काम जरूरी है। इस बूढ़े आदमी के पास रोज आने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी, मैंने आपके लिए फेफड़ों के एक स्पेशलिस्ट को ढूंढा है। वो आज अस्पताल में एक्सचेंज के लिए आई। मैं थोड़ी देर में उनसे मिलकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं उनके पास बैठ गया और उनके लिए सेब छीलने लगा। अभी मैंने आधा ही सेब छिला था कि तभी कुछ डॉक्टर राउंड पर अंदर आ गए। सबसे आगे एक लंबी महिला डॉक्टर थी। चेहरे पर मास्क होने के बावजूद उसकी आंखों की खूबसूरती साफ झलक रही थी। वो थी सू श्याओशू, प्रांतीय अस्पताल की एक जीनियस डॉक्टर और ग्रैंडपा चेन की जिम्मेदार डॉक्टर भी। लिन यांग, आज तुम इतनी सुबह आ गए। डॉक्टर सू, मैंने तुरंत सम्मान से कहा। इन सालों में आपने इनका बहुत ख्याल रखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं सच में इस दयालु डॉक्टर का आभारी था, जिसने पिछले 10 सालों से उनकी देखभाल की थी। सू श्याओशू मुझे एक तरफ ले गई और धीरे से पूछने लगी, लिन यांग, क्या तुम्हें हाल ही में पैसों की कमी हो रही है? ग्रैंडपा चेन के इलाज का फंड खत्म हो चुका है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो। मैं तुरंत समझ गया कि वो क्या कहना चाहती। सच तो ये था, हाल ही में मैं सच में पैसों की तंगी से जूझ रहा था। लियू रुयान ने जो 5 मिलियन शुरुआत में दिए थे, वो काफी पहले ही खत्म हो चुके थे। पिछले 2 सालों में मैंने कुछ पैसे कमाए भी थे, लेकिन वो सब इलाज और अनाथालय पर खर्च हो गए। मैंने लियू रुयान से पैसे उधार लेने के बारे में भी सोचा था, लेकिन वो मुझ पर कोई एहसान नहीं थी। उल्टा इन सालों में उसने मेरा काफी ख्याल रखा था। मैं उससे और कुछ मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। धन्यवाद डॉक्टर सू, मैं इलाज का खर्च किसी तरह मैनेज कर लूंगा। मैंने उसकी मदद को विनम्रता से ठुकरा दिया। सू श्याओशू पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी थी। मैं उस पर और कोई एहसान नहीं लेना चाहता था। सू श्याओशू ने हल्की सी आह भरी। 10 साल साथ बिताने के बाद वो मेरे स्वभाव को भला कैसे नहीं समझती। ऊपर से मैं भले ही शांत और आज्ञाकारी लगता था, लेकिन असल में मैं किसी से कम जिद्दी नहीं था। ठीक है, अगर तुम्हें कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, जब तक कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते। ऐसी बात नहीं है, अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं आपसे ही मदद मांगूंगा। उसके मास्क के पीछे छिपा खूबसूरत चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और जब तक मैं वहां से जा चुका था, उसकी नजरें अब भी उसी दिशा में टिकी रहीं। सावधान रहना, कहीं तुम्हारी आंखें बाहर न गिर जाएं। एक बर्फ सी सफेद हथेली अचानक सुशाओशू के कंधे पर आ टिकी। वो चौंक कर पीछे मुड़ी और सामने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को मुस्कुराते हुए पाया। वांगी, ये क्या बकवास कर रही हो? सुशाओशू ने उसे घूरते हुए कहा। दूसरे लोग चाहे ना समझे, लेकिन मैं तो सब जानती हूँ। तुम जब भी उसे देखती हो, तुम्हारी नजरें तो जैसे उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। वांगी ने बिना रहम के सच सामने रख दिया। सुशाओशू का चेहरा और भी लाल हो गया। चुप रह सकती हो? उसके लिए तो ये बस एक डॉक्टर और मरीज के परिवार के बीच की सामान्य बातचीत है। तुम जैसा बना रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम खुद इस बात पर यकीन करती हो? वांगी ने भौं उठाई।
पिछले 10 सालों से तुम उस चेन शाओ का ख्याल ऐसे रख रही हो जैसे वो तुम्हारे अपने दादाजी हो। मैंने कभी किसी डॉक्टर को किसी मरीज के लिए इतना करते नहीं देखा। या फिर क्या तुम सच में उसकी पोती बन नहीं हो? सच में शाओशू, अगर तुम्हें वो पसंद है तो सीधे जाकर बता दो। आजकल कौन इतना नखरे करता है? वो लड़का सच में बहुत अच्छा है, बहुत हैंडसम, नरम दिल और समझदार। उस अनाथालय में इतने लोग हैं, लेकिन बाकी लोग तो बस कभी कभार कुछ लेकर देखने आ जाते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो 10 साल से हर दिन उसकी देखभाल ऐसे कर रही हो जैसे एक भी दिन न छूटा हो। वांगी ने गंभीरता से कहा, आजकल के समाज में ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं जिनके अंदर इतनी सच्चाई और इंसानियत हो। भले ही उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे परिवार के पास तो है। सुशाओशू की आंखों में एक हल्की सी उदासी तैर गई। उसे आज भी वो दिन साफ याद था, 10 साल पहले का वो पल जब वो उसके सामने घुटनों के बल बैठा था, आंखों में बेबसी और विनती लिए उससे चेन शाओ को बचाने की गुहार लगा रहा था। उस वक्त अनाथालय में बहुत लोग आए थे। कुछ लोग उस भयानक आग के बाद अपने सामान के बारे में चिंतित थे कि सब कुछ जल गया या नहीं। कुछ शायद चेन शाओ की हालत को लेकर परेशान थे, लेकिन सिर्फ वो था जिसने पूरे दिल से सिर्फ मरीज की जिंदगी की चिंता की थी। उस दिन के बाद हर एक दिन उसे चेन शाओ के बिस्तर के पास खड़ा देखा जा सकता था। दिन बीतते गए। लोग कहते हैं कि लंबी बीमारी के सामने कोई भी बेटा पूरी तरह धैर्यवान नहीं रह पाता, लेकिन सू शाओशू ने कभी मेरे चेहरे पर जरा सी भी झुंझलाहट नहीं देखी। शायद यही सच्चाई उसके दिल को छू गई थी। उसने भी चेन शाओ की देखभाल में पहले से कहीं ज्यादा दिल लगाना शुरू कर दिया। समय के साथ वो मुझसे काफी घुल मिल गई, लेकिन असल में हमारे बीच की दूरी तब सच में कम हुई जब एक मेडिकल विवाद हुआ। 1 साल पहले मरीज के परिवार वाले 7-8 लोगों के झुंड में अस्पताल आए थे। गैस जहर के शिकार उस मरीज को अस्पताल लाने के बाद भी बचाया नहीं जा सका। दूसरी तरफ ने सारा दोष अस्पताल और इलाज करने वाले डॉक्टर पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये मेडिकल लापरवाही है और बदले में भारी भरकम मुआवजा मांगने लगे। मामला सुलझ नहीं पाया और फिर वही लोग सू शाओशू पर टूट पड़े जो उस वक्त इलाज कर रही डॉक्टर। उन्होंने उसे पार्किंग में घेर लिया और कुछ लोग तो हद पार करने के लिए भी तैयार हो गए थे। उसी समय मैंने उसके लिए वो जानलेवा वार अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद मुझे पूरे 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा, तब जाकर मैं ठीक हुआ। यादों में खोई सू शाओशू अचानक होश में आई। उसने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ऐसी बातें यूं ही मत कहो, वो पहले से शादीशुदा है। वानी एकदम चौंक गई। क्या? लेकिन इतने सालों में मैंने उसकी पत्नी को कभी क्यों नहीं देखा? उसकी पत्नी काम में बहुत व्यस्त रहती है। कितना अफसोस है, वानी ने धीरे से कहा। इतना अच्छा लड़का है, पता नहीं कैसी लड़की है वो जो इसे पा गई। उसकी देखभाल में वो औरत तो बहुत खुश रहती होगी। वानी के दिल में हल्का सा पछतावा भर गया। वो तो सोच चुकी थी अगर सू शाओशू के दिल में कोई भावना नहीं है तो वो खुद कोशिश करेगी, लेकिन किसे पता था कि वो पहले से ही शादीशुदा है। सू शाओशू के दिल में भी कड़वाहट भर गई। दरवाजे के उस पार उसने मुझे चेन शाओ के साथ हंसते बोलते देखा। एक पल के लिए उसका मन जैसे कहीं खो गया। दिन चुपचाप बीत गया। क्योंकि लियू रुयान ने पहले ही सब इंतजाम कर रखा था, इसलिए डॉक्टर हियन के साथ मुलाकात असाधारण रूप से आसान रही। जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर हियन ने साफ शब्दों में कहा, चैन दादा की बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है, बस इसके लिए एक बहुत महंगी सर्जरी करनी होगी। इस खुशखबरी को सुनते ही मेरा पूरा दिन जैसे हल्का और खुशहाल हो गया। जब मैं घर लौटा तब भी लियू रुयान वापस नहीं आई थी। ये कोई नई बात नहीं थी। साल के सैकड़ों दिनों में वो ज्यादातर समय घर से बाहर ही बिताती थी। काम में इतनी व्यस्त रहती कि अक्सर कंपनी में ही सो जाती। और मैं ये बात अच्छी तरह जानता था कि लियू रुयान मुझसे जितना हो सके दूरी बनाए रखती है। वो अपने चांद की रोशनी जैसे किसी इंसान से दिल की गहराइयों तक प्यार करती थी। उसी के लिए उसने 3 साल तक खुद को बिल्कुल साफ और अछूता रखा। काम के अलावा मैनेजर लियू कभी किसी भी पुरुष के करीब नहीं जाती थी, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं, जो नाम का उसका पति था। रात के 9 बजे के बाद मैंने दवा वाली खिचड़ी बनाई और टैक्सी लेकर लियू रुयान की कंपनी की बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ा। लियूज मैंशन, 80 मंजिल ऊंची एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य। जब मैं लॉबी में दाखिल हुआ तो अंदर का नजारा किसी महल से कम नहीं था। हर तरफ सुनहरी चमक, शान शौकत और वैभव। अनजाने में ही मेरे दिल में लियू ग्रुप की ताकत के लिए एक सम्मान पैदा हो गया, खासकर तब से जब लियू रुयान ने इसकी कमान संभाली थी। उसके हाथों में आते ही लियू ग्रुप और भी ज्यादा शक्तिशाली और समृद्ध बन गया था और मैं इस जगह खड़ा होकर खुद को बेहद छोटा और मामूली महसूस कर रहा था। हर बार की तरह दिल के किसी कोने में हीन भावना खुद ब खुद उभर आती थी।
खासकर तब जब मैं लियू रुयन के सामने होता था। मैं शायद पहले कभी इस बात को इतने साफ तरीके से महसूस नहीं कर पाया था, लेकिन आज उसकी कंपनी के नीचे खड़े होकर सच में समझ आया कि हमारे बीच का फासला कितना विशाल है। कृपया दवा वाली खिचड़ी मुझे दे दीजिए सर। लिफ्ट से ऊंची हील्स की आवाज़ के साथ सुजैन बाहर आई और अपनी नाजुक हथेली मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने चुपचाप खिचड़ी उसे थमा दी और मुड़कर जाने ही वाला था कि उसने अचानक कहा, जोयुन की वापसी की तारीख आगे बढ़ गई है, वो शायद कल दोपहर तक लौट आएगा। जोयुन, वही जिसे लियू रुयन पिछले 3 सालों से दिल में बसाए हुए है। गलतफहमी से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द मैनेजर लियू के घर से बाहर निकल जाएं। मैंने सिर हिलाया। मैं पहले ही नया घर ढूंढ रहा हूँ। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी हैरान हुई। उसने मुझे गौर से देखा। उसे पता था कि हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मैं ये सब चैन शाओ की सर्जरी और अनाथालय को फिर से खड़ा करने के लिए कर रहा हूँ। उसकी नज़रों में मैं बस एक ऐसा आदमी था जो दूसरों पर निर्भर होकर जीता है, इसलिए उसने हमेशा मुझे नीचा समझा और कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। शायद उसे लगा था कि मैं और चिपका रहूँगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद ही पहले घर ढूंढना शुरू कर दूंगा। ये बहुत अच्छा है, इससे मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। अच्छा है कि आप खुद समझ गए। आप ये भी जानते हैं कि मैनेजर लियू जिस इंसान से प्यार करती है वो हमेशा से जोयुन ही रहा है। ये कभी नहीं बदला, बल्कि और गहरा होता गया है। मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन जो चीज़ आपकी नहीं है उसके बारे में मत सोचिए। एक मेंढक कभी हंस का मांस नहीं खा सकता। मुझे लगता है अब आपको अपनी हैसियत समझ आ जानी चाहिए और उम्मीद है कि जाने के बाद आप दोबारा मैनेजर लियू को परेशान नहीं करेंगे, वरना उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें खड़ी होंगी। तुम जानती हो, मैनेजर लियू हमेशा से एक बहुत दयालु इंसान रही है। कुछ बातें जो वो खुद नहीं कह सकती वो मुझे ही कहनी पड़ती हैं। उसके ये शब्द सुनकर मैंने अपनी मुट्ठियां कस ली। सीने में हल्का सा दबाव महसूस हुआ, लेकिन कुछ देर बाद धीरे धीरे खुद को संभाल लिया और सिर हिला दिया। मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए? ये सब तो बस एक समझौता ही है और मुझे अपनी हदों का पूरा एहसास है। मैंने शांत आवाज में कहा, कृपया मैनेजर लियू को बता दीजिए कि मैं हमेशा अपनी जगह समझता रहा हूँ और कभी भी कोई गलत ख्याल रखने की हिम्मत नहीं की। मैं जितनी जल्दी हो सके घर छोड़ दूंगा। इतना कहकर मैंने कदम तेज कर दिए और वहां से चला गया। सूजन वहीं खड़ी मुझे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में हल्की सी ग्लानि उभर आई। शायद उसने अभी जो कहा वो थोड़ा ज्यादा हो गया था। वो लियू रुयन और जोयुन तीनों कॉलेज के साथी थे और लियू रुयन और जोयुन के रिश्ते की मिठास उसने अपनी आंखों से देखी थी। इसलिए मेरे जैसे किसी तीसरे के लिए उसके मन में नफरत होना स्वाभाविक था। जो कुछ उसने कहा वो भी उसके अपने फैसले थे, ताकि मैं खुद ही पीछे हट जाऊं। लेकिन अब उसे लगा मैं काफी समझदार हूं और यही सबसे अच्छा है, मेरे लिए भी और लियू रुयन व जोयुन के लिए भी। उधर घर लौटते हुए मैंने तय कर लिया कि मुझे अपना सामान जल्दी से समेटकर निकल जाना चाहिए। इसलिए मैं खास तौर पर एक बड़ा सूटकेस खरीद लाया। घर पहुंचकर मैंने सामान पैक करना शुरू किया और देखते ही देखते दोपहर हो गई जब सब कुछ खत्म हुआ। फिर भी मुझे कोई जल्दी नहीं थी। कम से कम जाने से पहले लियू रुयन से मिलकर अलविदा तो कहना ही चाहिए था। मैं शाम के 6 बजे के बाद तक इंतजार करता रहा, लेकिन वो अब तक नहीं लौटी। पता नहीं आज आएगी भी या नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने फ़ोन निकाला और उसे एक मैसेज भेजा, क्या तुम आज रात वापस आओगी? लियू रुयन ने बस 2 शब्दों में जवाब दिया, कुछ गड़बड़ है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना मैसेज लिखता रहा। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, आज रात ही शिफ्ट हो सकता हूँ। जाने से पहले तुमसे आमने सामने मिलकर विदा लेना चाहता हूँ। अगर तुम व्यस्त हो तो WCAT पर बता दूंगा। दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन और औषधीय खिचड़ी की रेसिपी मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दी है। अब आगे से मैं तुम्हें वो खिचड़ी नहीं भेजूंगा। अगले 2 दिन मैं फ्री हूँ। अगर तुम्हें तलाक का सर्टिफिकेट चाहिए तो कभी भी बता देना। मुझे उससे जवाब आने की उम्मीद नहीं थी। फोन नीचे रखकर मैंने आखिरी बार पूरे घर को साफ किया और अपना सामान घसीटते हुए नीचे ले आया। करीब 10 साल तक जिस घर में रहा था उसे पीछे मुड़कर देखते ही दिल में एक अजीब सी कसक उठी। आखिरकार वही तो मेरा घर था इतने सालों से। उससे लगाव होना स्वाभाविक था। इस बार जाते हुए मन में एक अजीब डर था कि शायद इस जिंदगी में अब कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। कुछ पल रुककर मैंने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, लेकिन जैसे ही बाहर आया मेरे कदम वही थम गए। मेरे सामने एक अंधेरा खौफनाक चेहरा खड़ा था। गला सूख गया। कुछ कहना चाहता था पर आवाज ही नहीं निकली। इतने साल साथ रहने के बाद पहली बार मैंने लियू रुयन के चेहरे पर ऐसा भाव देखा था। वो हमेशा शालीन और दूर दूर रहने वाली, जैसे इस दुनिया से अलग कोई परी हो। चाहे कितनी भी नाराज क्यों ना हो, उसके चेहरे पर कभी इतनी डरावनी झलक नहीं आई थी जिससे मैं पूरी तरह उलझ गया। क्या मैंने कुछ गलत किया?
मैंने ध्यान से सोचा, मैंने तो सब कुछ उसी के मुताबिक किया था। उसने कहा था घर छोड़ दूं और मैं रातों रात निकल भी गया। फिर भी वो इतनी गुस्से में क्यों थी? क्या इसलिए कि मैंने आमने सामने विदा नहीं ली और उसे ये बेअदबी लगी? आखिर वो मेरी बॉस थी। कोई कर्मचारी ऐसे ही अचानक नहीं चला जाता। सच में ये थोड़ा गलत तो था। मेरे चेहरे पर अनजाने में झिझक उभर आई। माफ कीजिए प्रेसिडेंट लियू, मुझे जाने से पहले आपसे मिलकर विदा लेनी चाहिए थी। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि लियू रुयन अचानक वापस क्यों आ गई थी, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि शायद उसे चिंता थी कि कहीं मैं विला से कोई कीमती चीज ना ले जाऊं। आखिर अंदर बहुत सी महंगी चीजें थीं, खासकर वो तोहफे जो जून ने उसे दिए थे। और उन तोहफों को देखकर ही मुझे हमेशा एहसास होता था कि लियू रुयन उन्हें कितना ज्यादा अहमियत देती है। 10,000 युआन की कीमत वाली एक लग्जरी घड़ी, उसे पैक करने के लिए उसने लाखों की एक बेहद खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स भी खरीदी थी और उसे अपने स्टडी रूम में सबसे दिखने वाली जगह पर सजा कर रखा था। ऐसा लगता था जैसे वह अकेले ही जीना चाहती हो। घर में कई घड़ियां, सुलेख की कृतियां और एंटीक पेंटिंग्स थीं जिनकी कीमत मिलाकर लाखों में थी, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर उसने कभी मुझ पर शक नहीं किया था। अब जब मैं जा रहा था तो उसका चिंतित होना स्वाभाविक था, इसलिए मैंने जल्दी से कहा, प्रेसिडेंट लियू, मैं सिर्फ अपने कपड़े और निजी सामान ही ले जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं सूटकेस खोलकर दिखा देता हूँ, या फिर आप अपने सामान गिन लें, उसके बाद ही मैं निकल जाऊँ। तभी लियू रुयन अचानक बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी नज़र में ऐसी इंसान हूँ? मैं एक पल के लिए ठिठक गया और तुरंत खुद को कोसने लगा कि मैंने शब्द ठीक से नहीं चुने। चाहे मेरे मन में कुछ भी हो, मुझे उसे यूं जाहिर नहीं करना चाहिए था। इस तरह कहना तो जैसे उसे छोटी सोच वाली दिखा रहा था, जैसे वह छोटी छोटी चीज़ों की परवाह करती हो। मैं जल्दी से बात संभालने लगा। प्रेसिडेंट लियू, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि मैं बाद में वापस आकर, लेकिन मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि लियू रुयन ने ठंडे लहजे में मुझे बीच में ही रोक दिया। इतना कहकर वह सीधे अंदर चली गई। उसे बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ते देख मैं कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गया। लियू रुयन हमेशा नफासत से चलती थी। हर कदम में एक अजीब सा आकर्षण और शालीनता होती थी, लेकिन आज उसके कदमों में हल्का सा गुस्सा झलक रहा था। उसके कदम असामान्य रूप से लंबे थे। हैरानी में डूबा मैं अपना सूटकेस घसीटता हुआ उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन जो मैंने अंदर कदम रखते ही महसूस किया उसने मेरी उलझन और बढ़ा दी। फिर भी मैं उसके पीछे पीछे चला, यह सोचकर कि शायद वह चाहती है कि मैं पहले अंदर आ जाऊं ताकि वह आराम से अपने सामान की जांच कर सके। आखिरकार बाहर जैसी जगह पर एक खूबसूरत प्रेसिडेंट होने के नाते उसे अपनी छवि बनाए रखनी पड़ती है और उसे सबसे पहले उसी का ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर पहुंचते ही मैंने खुद ही आगे बढ़कर अपना सूटकेस खोल दिया। जब मैं 10 साल पहले इस घर में आया था तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस कुछ सस्ते कपड़े थे बदलने के लिए। लेकिन अब जो कपड़े मेरे सूटकेस में थे वे बाद में खरीदे गए थे और बिल्कुल भी सस्ते नहीं थे। मैं ल्यूरिया के नाम मात्र के पति की तरह फिजूल खर्च नहीं था, लेकिन अगर मेरे कपड़े बहुत खराब होते तो उसकी इमेज पर असर पड़ता। और ऊपर से मैं एक एक्टर भी था, मुझे भी ठीक ठाक दिखना जरूरी था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमेशा से ही लोगों को उनके कपड़ों से आंका जाता है। कपड़ों के अलावा मेरे पास कुछ एक्टिंग से जुड़ी किताबें, एक लैपटॉप था और 2 घड़ियां जो लियू रुया ने मुझे दी थी। ये दोनों घड़ियां सस्ती नहीं थी, सबसे सस्ती भी 1 लाख से ज्यादा की थी। ये पिछले 2 सालों में लियू रुया द्वारा दिए गए बर्थडे गिफ्ट थे। कुल मिलाकर मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन उसने सूटकेस की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं, गुस्से से भरी, लेकिन दबे हुए गुस्से के साथ। मुझे बेहद असहज महसूस हो रहा था। पूरा शरीर जैसे हल्का गर्म हो गया था। इतनी ताकतवर आभा वाली खूबसूरत प्रेसिडेंट की निगाहों में होना, सच कहूं तो मैं बहुत नर्वस हो रहा था। क्या वो यही सोच रही थी कि मैंने चुपके से उसके महंगे सामान छिपा लिए हैं? आखिर मैं एक गरीब इंसान था। उन महंगी चीजों के सामने कितने लोग खुद को रोक पाते हैं। मैंने हिचकते हुए कहा, प्रेसिडेंट लियू, क्या आप पहले सामान गिनना चाहेंगी? तभी उसकी आवाज ठंडी लेकिन तीखी गूंजी, लिन यांगान, तुम्हें ये सब बहुत मजेदार लग रहा है ना? मैं चौंक गया, सिर उठाया और उसकी गुस्से से भरी खूबसूरत आंखें सीधे मेरी आंखों से जा टकराईं। अपना सामान वापस अपने कमरे में ले जाओ, उसने सख्त लहजे में कहा। फिर तेज कदमों से स्टडी की ओर बढ़ी और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। इसका क्या मतलब था? मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, सामान कमरे में ले जाओ। क्या वो पहले अपना सब कुछ गिनना चाहती थी और फिर मुझे जाने देगी? लियू रुयान बिजनेस की दुनिया में एक रानी थी, काबिल और मशहूर बिजनेस वुमन, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में वो थोड़ी भुल्लकड़ थी। अक्सर चीजें कहाँ रखी हैं भूल जाती थी। इतने सारे महंगे सामान के बीच शायद बहुत सी चीजें तो उसे खुद भी याद ना हो। ये सोचकर ही कि सब कुछ गिनने में कितना समय लगेगा, मैं हिचक गया। समझ नहीं आ रहा था कि जाऊं या रुकूं। आखिरकार मैंने एक लंबी सांस ली और सिर झुकाकर अपना सामान वापस कमरे में घसीट लिया। रहने दो, बेहतर है कि वो सब गिन ले,
उसके बाद ही जाऊं। अगर सच में कुछ गायब हुआ तो वो मुझ पर ही इल्जाम लगा सकती थी और बात कानूनी झंझट तक भी पहुंच सकती थी। उस रात मैंने न खाना बनाया, न ही उससे पूछा कि उसने खाया या नहीं। मन बेहद बेचैन था। जून कल दोपहर लौटने वाला था और तब शायद लियू रोयान उसे यही ले आएगी। भले ही मैं लियू रोयान के बारे में कोई गलत ख्याल रखने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन उन्हें अपने सामने करीब आते देखना शायद मुझसे सहा नहीं जाएगा और कहीं मैं कुछ गलत करूं। यह भी अपने आप में एक तरह की सजा थी, लेकिन ये सजा मुझे झेलनी ही थी। आखिर किसी और का पैसा लेने के बाद थोड़ी बहुत तकलीफ क्या मायने रखती है। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। अगले दिन काफी समय बाद पहली बार देर तक सोया। जब आंख खुली तब तक 9 बज चुके थे। लियू रोयान घर पर नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। यह भी नहीं पता था कि उसने कल रात सब गिन लिया था या नहीं। मन हुआ उसे कॉल करके पूछूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। कल रात जब इस बारे में बात हुई थी, उसके चेहरे पर जो गुस्सा था वो अभी भी याद था। ज्यादा से ज्यादा जब वो आज रात जून को वापस लेकर आएगी तो मैं कोई बहाना बनाकर निकल जाऊंगा और होटल में रुक जाऊंगा। पूरा दिन उन्हें अकेले रहने दूंगा। मैं घर पर ही बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ता रहा। देखते ही देखते शाम के 5 बज गए। उसी वक्त मेरे ख्याल भटकने लगे। जून अब तक लौट आया होगा। लियू रोयान ने उसे इतने सालों तक मिस किया था। अब तो वो जरूर बहुत खुश होगी। इस समय वे क्या कर रहे होंगे, ये सोचते सोचते मैं अपनी ही कल्पनाओं में खो गया। कभी कभी मैं सच में खुद को लेकर असुरक्षित महसूस करता हूँ, खासकर जून जैसे शानदार इंसान के सामने। वो ना सिर्फ अच्छे परिवार से है बल्कि हैंडसम भी है और एक बड़ा स्टार भी। सुना है उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। हर तरह से वो परफेक्ट है और मैं तो बस एक अनाथ हूँ, एक छोटा मोटा मामूली एक्टर जिसे बस छोटे छोटे रोल मिलते हैं। उसके सामने मैं कहीं नहीं टिक। कोई हैरानी नहीं कि लियू रोयान जैसी खूबसूरत सी ईओ उसी पर फिदा हो जाए। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे लियू रोयान से बहुत ज्यादा लगाव, लेकिन इस पल मुझे जून से थोड़ी जलन जरूर हो रही थी। मैंने फोन उठाया और अचानक देखा कि सुअन ने नया अपडेट डाला था। तस्वीर में जून और लियू रोयान एक रेस्टोरेंट में साथ डिनर कर रहे थे। मानना पड़ेगा जून सच में बहुत हैंडसम था। एक आदमी की नजर से देखूं तो वो बिल्कुल परफेक्ट था। दोनों साथ बैठे हुए सच में स्वर्ग में बनी जोड़ी लग रही। कैप्शन में लिखा था, इतने उतार चढ़ाव के बाद भी आखिरकार तुम ही हो। इस कपल को 100 मिलियन साल तक सपोर्ट। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की कि ज्यादा ना देखूं, लेकिन नजरें बार बार उसी फोटो पर चली जाती थी। तस्वीर में लियू रोयान के चेहरे पर मुस्कान भरी हुई थी, एक ऐसी कोमलता जो मैंने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। तो उसे मुस्कुराना भी आता है। बस उसकी मुस्कान सिर्फ उसी के लिए है जिसे वो प्यार करती है और मैं तो बस उसका कर्मचारी हूँ। उस मुस्कान पर मेरा कभी हक नहीं था। आखिर में मैंने चुपचाप फोन नीचे रख दिया। मन उलझा हुआ था, कुछ भी बनाने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैंने बाहर से खाना मंगा लिया, जो मैं आम तौर पर नहीं करता था। अगर वे अपने पुराने दिनों को फिर से जीना चाहते तो होटल में कमरा लेकर भी रह सकते थे। मैं खाना खा ही रहा था कि थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। मैं थोड़ा हैरान हुआ, मेरा खाना तो पहले ही आ चुका था, फिर इस वक्त कौन हो सकता है? शायद प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। मैं दरवाजे तक गया, खोला और वहीं ठिठक गया। सामने लियू रोयान खड़ी थी। वो वापस